Hello everyone, let's start lesson 2 Creating Style Sheets and JavaScript. CSS CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का यूज़ वेबसाइट के जो विजुअल एलिमेंट्स होते हैं उसमें स्टाइल और इफ़ेक्ट देने के लिए यूज़ होता है। It allows you to specify styles for the visual elements of the website. It specifies the appearance of particular page element on the screen. Keeping the style separate from the content help us to avoid duplication in coding. CSS का जो कोड होता है वो जो वेबसाइट की जो कोडिंग वेबसाइट डिज़ाइनिंग का जो कोडिंग है उससे अलग लिखा जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो कोडिंग है वो डुप्लीकेशन ना हो, यानी कि सेम कोड आप रिपीट नहीं करोगे। यूज़ द सेम कंटेंट विद डिफरेंट स्टाइल फॉर डिफरेंट पर्पस। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपने कोई एक वेबसाइट में कोई एक हेडिंग है, ठीक है, उसमें कुछ इफ़ेक्ट दिए जैसे कि उसका टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट स्टाइल और दूसरी कोई इफ़ेक्ट, ठीक है, सेम इफ़ेक्ट जो सेम कोड है, आप एक बार उसके लिए कोड लिखोगे। सेम कोड अगर सेम इफ़ेक्ट आपको किसी और हेडिंग में देनी है या फिर पर्टिकुलर दूसरा कोई एलिमेंट में सेम इफ़ेक्ट देनी है तो आप उसका रीयूज़ कर सकते हो। आपको दूसरी बार कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वो सेम कंटेंट आप डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ईजी मेंटेनेंस ऑफ कोड, आपका जो कोड का मेंटेनेंस है वो आप इजीली कर सकते हो। यूजिंग CSS वी कैन कंट्रोल द फ़ॉन्ट टाइप, आपके फ़ॉन्ट टाइप को कंट्रोल कर सकते हो। फ़ॉन्ट एंड एलिमेंट कलर्स, पेज स्पेसिंग, मार्जिन्स एंड एलिमेंट पोजिशन इन अवर वेबसाइट। सिंटेक्स ऑफ CSS, अब इसकी सिंटेक्स। The syntax of CSS consists of special symbols known as rules. CSS rule has main two parts, a selector and one more declaration. CSS rule के दो पार्ट है यहाँ पे, एक तो सिलेक्टर और दूसरा डिक्लेरेशन। The selector is the HTML element on which you want to apply the style. सिलेक्टर वो है जो HTML का कोई भी एलिमेंट होगा उसको आप सिलेक्टर ले सकते हो जिसमें आप स्टाइल को अप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आगे दिया होगा H1 यानी कि वो हेडिंग 1 होता है। जैसे HTML में आ गया था पहले H1 to H6 यानी कि H1 H2 H3 H4 H5 6, ठीक है। तो वो जो सारे हैं वो हेडिंग्स है। H1 जो है वो सबसे बड़ा हेडिंग होगा, H2 उससे स्मॉल, H3 उससे भी, H4 H5 और H6 जो है वो सबसे स्मॉलर होगा, ठीक है। तो ये हेडिंग्स है। अब उस हेडिंग में अगर आपको कोई स्टाइल को इफ़ेक्ट देना है, कोई स्टाइल को अप्लाई करना है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे H1 एक सिलेक्टर हो गया। Declaration consists of a property associated with the HTML element used in selector and its corresponding value. अब डिक्लेरेशन यानी कि अब जो आपने सिलेक्टर चूज़ किया है, ठीक है, उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी और उसकी कोई वैल्यू होगी। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू का जो पार्ट है वो हो गया आपका डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे देखिए सिंटेक्स ऑफ CSS, जो ये फर्स्ट पार्ट हो गया वो सिलेक्टर और ये जो है वो डिक्लेरेशन, ठीक है। सिलेक्टर कर्ली ब्रैकेट में प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट इज सिलेक्टर एंड सेकेंड पार्ट जो है प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, इट्स कॉल्ड डिक्लेरेशन। एग्जाम्पल, H1 जो है वो सिलेक्टर है, कलर उसकी प्रॉपर्टी है और ग्रीन उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो CSS को, ठीक है। तो ये CSS का एक एग्जाम्पल है, उसके सिंटेक्स का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो H1 क्या है, सिलेक्टर, कलर उसकी प्रॉपर्टी है और ग्रीन उसकी वैल्यू है। तो इसमें से इस तरीके से MCQ आ सकते हैं कि अगर आपको पूरा ये दिया होगा, ठीक है, H1 कलर और ग्रीन, उसमें से आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि कलर जो है वो क्या है, तो वो क्या है, CSS की प्रॉपर्टी है, ठीक है। H1 तो H1 क्या है, सिलेक्टर है। ग्रीन तो ग्रीन क्या है, उसकी वैल्यू है, ठीक है। Assume that we want to design a website and the heading on all the web pages should follow a particular style. For example, all the heading 1 inserted in the web page should follow the style as given.
आप ऐसा अज्यूम करो कि एक आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, जो वेबसाइट में अलग अलग वेब पेजेस होंगे, ठीक है। तो हर एक वेब पेजेस का जो हेडिंग होगा उसमें आपको सेम स्टाइल अप्लाई करनी है, ठीक है। चाहे वो फर्स्ट पेज हो, लास्ट पेज हो या बीच में से कोई भी पेज हो। तो जहाँ जहाँ आप हेडिंग 1 यूज़ करोगे, यानी कि मैंने अभी बोला H1, तो जहाँ जहाँ भी आप H1 यूज़ करोगे वहाँ पे हर एक की जो स्टाइल है वो सेम होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होगा, आपको हर एक पेज में जाके क्या करना पड़ेगा, हर एक के लिए अलग अलग स्टाइल देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन CSS से क्या होगा कि आप वो इजीली एक बार कोड लिखो और उसका यूज़ बार बार कर सकते हो। अब वो स्टाइल्स क्या, आपको क्या सेट करना है, तो सबसे पहले फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए हेडिंग का, ठीक है। ये एक जस्ट एग्जांपल है। दूसरा केस यानी कि वो अपर केस में होना चाहिए हेडिंग आपका। अलाइनमेंट सेंटर अलाइंड होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, बॉर्डर डॉटेड बॉर्डर। फॉलो द स्टेप्स गिवन टू क्रिएट द CSS फॉर द अबोव हेडिंग। तो जो ऊपर हेडिंग दिया हुआ है उसमें ये सारे आपको इफेक्ट देनी है। तो ओपन ए न्यू फाइल, सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू फाइल को ओपन करनी है। गिव द टाइटल नेम एंड सेव द फाइल। टाइटल नेम देना है और आपको फाइल को सेव करना है। इन द कंपोजिशन टूल बार, जैसे ही आपने न्यू फाइल को ओपन किया वहाँ पे एक स्क्रीन दिखेगी आपको, उसमें कंपोजिशन टूल बार होगा, वहाँ पे कैस्केड बटन होगा। यहाँ पे भी एक MCQ हो रहा है कि कैस्केड बटन जो है वो कौन से टूल बार पे होता है, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट 2 से 3 बार आ गया है। तो कैस्केड बटन जो है वो है कंपोजिशन टूल बार पे। नोट इफ़ द फाइल इज़ नॉट सेव्ड, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी फाइल जो सेव्ड नहीं है, ठीक है, द पेज टाइटल बॉक्स विल बी ओपन। तो आप जैसे ही सेव करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, पेज टाइटल बॉक्स जो है वो ओपन होगा एंड आफ्टर गिविंग द पेज टाइटल सेव द फाइल। अब देखो यहाँ पे ये स्क्रीन देखो, उसमें जो फर्स्ट रेडियो बटन है वो देखो आप, स्टाइल अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट्स, ये वाला, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द फर्स्ट रेडियो बटन, स्टाइल अप्लाई टू ऑल द एलिमेंट ऑफ टाइप। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यानी कि आप जो भी स्टाइल जिस एलिमेंट में अप्लाइड कर रहे हो वो जहाँ जहाँ पे भी आप यूज़ करोगे वहाँ पे वो सेम स्टाइल अप्लाइड हो जाएगी। तो ये अब CSS की स्टाइल सेट की एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है। तो ये आपकी वेबसाइट में आपको जहाँ पे भी स्टाइल सीट ऐड करनी है, जिस भी एलिमेंट पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको वहाँ पे नीचे उस वेबसाइट के एलिमेंट दिखेंगे। आपने कौन से एलिमेंट चूज़ किए, अपनी यूज़ किए हैं वेबसाइट में, वो सारे आपको दिखेंगे। आपको यहाँ से क्या करना है, अब हेडिंग के लिए करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, क्लिक करोगे वैसे ही एक नीचे लिस्ट ओपन होगा। वहाँ से आपको H1 को सिलेक्ट कर देना है और क्रिएट स्टाइल रूल पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये रहा क्रिएट स्टाइल रूल, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको एक स्क्रीन दिखेगी, दूसरी स्क्रीन। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू चूज एन एलिमेंट टू क्रिएट द स्टाइल रूल। एज वी वॉन्ट टू क्रिएट अ स्टाइल फॉर हेडिंग 1 वी हैव सिलेक्टेड H1 यानी कि हेडिंग 1 फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। Click the Create Style Rule button. You will see that the CSS Style Sheet dialog box remain open, but the option will change. वही dialog box वहाँ पे होगा लेकिन जो उसके option है वो सारे change हो जाएंगे। H1 element just below the heading, internal style sheet on the left pane on the window. On the right side of the window, you will see a various tabs like General, Text, Background, Borders, Box, List and Oral. ये जो सारे टैब है वो टोटल 7 टैब है। कितने हैं, टोटल 7। ये आप याद रखिएगा, एक बार MCQ में भी आया है कि टोटल जो ये टैब्स होते हैं वो कितने टैब है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है वो है CSS की स्टाइल शीट, जो आप अभी वो आप जैसे ही क्रिएट स्टाइल शीट पे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आपको ये दिखेगी, ठीक है। ये रहा देखो, जनरल, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर, बॉक्स, लिस्ट एंड ओरल, ये रहे आपके सारे ऑप्शन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
और ये रहा इंटरनल स्टाइल शीट। उसके नीचे देखो आपने जो भी चूज़ किया, वहाँ पे H1 चूज़ किया था तो आपको यहाँ पे आ गया H1। ठीक है, सिलेक्ट H1, वहाँ पे आपको चूज़ करना है H1 इन द लेफ्ट पैन ऑफ द विंडो एंड क्लिक द टेक्स्ट टैब। जैसे ही आप टेक्स्ट टैब पे क्लिक करोगे, ये रहा देखो टेक्स्ट टैब, देखो ये रहा टेक्स्ट टैब। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे, दिस विल शो वेरियस स्टाइल ऑप्शन लाइक फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, लाइन, हाइट, कलर, केस, अलाइनमेंट एंड मेनी मोर। जो भी आप फॉन्ट पे इफेक्ट देना चाहते हो, उसके जो सारे ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। देखो यहाँ पे जैसे ही आपने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया, देखो ये हाईलाइटेड है। जैसे ही यहाँ पे आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। उसमें से आपको क्या करना था, एक तो टाइम्स न्यू रोमन, ये रहा। ठीक है, ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे, वहाँ पे ऑप्शन होगा, उसमें से आपको टाइम्स न्यू रोमन चूज़ कर लेना है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए है, यहाँ पे आप जो चाहो वो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये फ़ॉन्ट साइज़ के लिए है, ये हाइट के लिए है, कलर के लिए है। कलर अगर चूज़ करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो वेरियस ऑप्शन दिखेंगे आपके कलर के। फिर ये फ़ॉन्ट वेट है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, केस है। अपर केस में करना था तो यहाँ से आपको चूज़ क्लिक करके अपर केस में चूज़ करना है। ठीक है, अलाइनमेंट आपको सेंटर रखना था, देन यहाँ पे सेंटर। ठीक है, तो ये जो भी इफ़ेक्ट आपको करनी है वो टेक्स्ट की, वो यहाँ से आप चूज़ करके ओके बटन पे क्लिक कर सकते हो। We will now select the option as per the style required for H1. In the font family section, select the predefined radio button and choose the Times New Roman from the drop down menu. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या बोला उसने, ड्रॉप डाउन, यहाँ से आपको टाइम्स न्यू रोमन चूज़ करना है। ठीक है, from the drop down menu choose the uppercase from the case menu and center from the alignment menu। तो टेक्स्ट में से आपको ये तीन ऑप्शन चूज करने थे। ठीक है, as you change the option you can see the default text in the window changes automatically according to the style। यहाँ, ठीक है, ये टेक्स्ट का पूरा आप जो भी चूज करोगे वो यहाँ पे आपको उसकी इफेक्ट दिखेगी कि आपने क्या क्या स्टाइल को सिलेक्ट किया है। टू सेट द बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट द बैकग्राउंड टैब। अब उसके पास में जो था वो बैकग्राउंड टैब था, ये रहा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। दिस विल ओपन द ऑप्शन फ्रॉम द बैकग्राउंड एज अ सोन इन फिगर। यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, आप जो भी बैकग्राउंड चूज़ करोगे वो आपको इस साइड दिखेगा। ठीक है, कलर भी चूज़ कर सकते हो, और अगर आपको कोई इमेज वहाँ पे सेट करनी है तो ये रहा इमेज का ऑप्शन और ये चूज़ फाइल का। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, लोकेशन का एक आपको ड्राइव ओपन होगी, वहाँ से आपका इमेज जहाँ पे भी है, आप जो भी सेट करना चाहते हो बैकग्राउंड में, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। In the color option, click the color palette button. These open block background color dialog box. Select the color of your choice and press OK button. इसमें से आपको जो भी कलर पैलेट में से कलर पसंद है उसको आप क्लिक करके OK बटन पे क्लिक करना है। It shows the background tab after selecting the color. Note, if you want to keep an image in the background, then hit the image option, click on the choose file and select the file for the background. ये रहा, यहाँ पे कलर चूज़ किया है। जैसे मैंने आपको पहले बोला, अगर आपको कोई इमेज यहाँ पे सेट करनी है देन आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, वहाँ से आपको जो भी इमेज आपने जहाँ जो भी ड्राइव में सेव रखी है, वहाँ से आप अपने पसंद की कोई भी इमेज को चूज़ करके बैकग्राउंड में सेट कर सकते हो। उसकी जो इफ़ेक्ट है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। टू सेट द बॉर्डर सिलेक्ट द बॉर्डर टैब। अब बॉर्डर को सेट करने के लिए बॉर्डर टैब का यूज़ करना है। दिस विल ओपन द ऑप्शन फ्रॉम द बॉर्डर। इफ़ यू वांट टू अप्लाई टू सेम बॉर्डर ऑन द ऑल फोर साइड, टिक द चेक बॉक्स इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट ऑल फोर साइड यूज़ सेम बॉर्डर स्टाइल। आपको ये ऑप्शन को चूज़ करना है। अगर आपको चारों साइड सेम बॉर्डर रखनी है देन you will see that only one option, top, will be enabled and all the are disabled. This is because the effect made on a single side will be applied on the four side. For the drop down menu, the style selected dotted.
You can also specify the width and the color of the border as per your choice. We can also see the preview of the border style used by us. Press OK बटन। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर टैब है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो ये एक एक्टिवेटेड दिखेगी, यानी कि आपको क्या करना है कि चारों साइड वो सेम दिखेगा इसलिए। और आपने जो भी चूज़ किया है, ठीक है, जो भी बॉर्डर, वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिखेगी। क्लिक ऑन द जनरल टैब। नेक्स्ट, सब आपने इफेक्ट दे दी, उसके बाद आपको जनरल टैब पे वापस क्लिक करना है। ठीक है, दिस विल शो द CSS कोड विच इज़ जनरेटेड। ये अपने आप जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आपने जो भी चूज़ किया है, जो भी इफेक्ट चूज़ किए, उसका कोड अपने आप जनरेट हो जाएगा और वो आपको दिखेगा जनरल टैब में। इफ़ यू नो HTML कोडिंग यू कैन ऑल्सो एडिट द कोड। अगर आपको HTML की कोडिंग करनी आती है तो आप इसमें एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, डायरेक्ट कोड से भी। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, CSS का कोड है। जो भी आपने अभी स्टाइल अप्लाइड की है, जो आपको अप्लाई करने वाले हो, ठीक है, उसका पूरा कोड। In Format Toolbar 1, select the Heading 1 option to insert a heading in the page. अब आपको पेज में क्या इंसर्ट करना है, Heading 1. When you select the Heading 1 option, your cursor will automatically be placed in the center of the web page, as we had applied center alignment in CSS. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने जो स्टाइल चूज़ की है वहाँ पे अलाइनमेंट क्या था, सेंटर। टाइप सम टेक्स्ट, द टेक्स्ट विल अपीयर इन द अपर केस विथ फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन, क्योंकि आपने ये पूरी इफेक्ट पहले से ही CSS के कोड के साथ सेट कर दी है, ताकि आप जब भी कहीं पे भी आप H1 का यूज़ करोगे, ये सारी इफेक्ट क्या होगी, आपके उसके साथ अप्लाई हो जाएगी। A web page that use heading 1 text with CSS applied to it. So now wherever you insert a heading 1 in any of the web pages, the style will remain the same for all. ये उसकी इफेक्ट है। ठीक है, देखो डॉटेड बॉर्डर, ये सारी बॉर्डर है 4 साइड। ठीक है, कलर बैकग्राउंड कलर है, सेंटर अलाइनमेंट है। ठीक है, तो ये जो सारी इफेक्ट है वो अपने आप आ जाएगी। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ CSS। अब CSS का एडवांटेज क्या है? CSS अलाउ us to set the format of the website without changing the underlying structure. आपका जो स्ट्रक्चर है, कोडिंग है, उसमें कोई भी चेंजिंग किए बिना आप इजीली फॉर्मेटिंग कर सकते हो आपकी वेबसाइट में। By separating the layout and format properties of the website from its underlying logical structure, we can make changes to the website without the fear of accidentally changing the data. ठीक है, आपको कोई भी ऐसा फियर नहीं रहेगा कि आपके डेटा में कोई चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि उसका जो कोड है वो सेपरेट लिखा जाता है। The web designer's job is made easier to change the style of an element. जो वेब डिज़ाइनर है इसकी हेल्प से क्या होगा, उसकी जो जॉब है वो ईजियर हो गई। CSS हैज़ लेस कोड कंपेयर दैट इन HTML। क्या हो जाएगा, HTML का जो कोड है उससे कंपेयर में CSS का कोड लेस हो जाएगा। कैसे? अगर H1 आप हर एक एलिमेंट में आपने H1 को क्या करना पड़ता, हर एक स्टाइल HTML में हर एक स्टाइल को आपको कोड में डिस्क्राइब करनी पड़ती। अगर आपने वहीं पे CSS का यूज़ किया तो क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ एक बार कोड लिखना है और उस कोड को आप रीयूज़ कर सकते हो कहीं पे भी। द वेब पेज विल लोड फास्टर, कोड कम होगा, ठीक है, साइज़ कम होगी तो आपका पेज कैसा होगा, जल्दी लोड हो जाएगा। यूजिंग CSS मेक्स वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्विक एंड इफिशिएंट। डिसएडवांटेज ऑफ CSS। The CSS compatibility varies with different browser. This means that some of the style sheet features are not supported by the browser and the style cannot be displayed as per the user design. ये पहले का था डिसएडवांटेज, अब ज़्यादातर ये नहीं रहा है, क्योंकि आप पहले अलग अलग ब्राउज़र थे। ठीक है, तो हर एक ब्राउज़र में क्या होता था कि CSS जो है वो कुछ ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करता था, इसीलिए जो आपने जो स्टाइल दिए वो किसी ब्राउज़र में उसकी इफ़ेक्ट आपको नहीं दिखती।
But nowadays, the latest browser version are more standard compliant and the compatibility issue has reduced. तो ये CSS था पहला। अब है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है वो वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि अगर आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई यूज़र उसमें गलत डेटा एंटर करे तो आपको यूज़र को पता चले कि आप जो डेटा एंटर कर रहे हो वो गलत है। तो हर अलग अलग टाइप की वैलिडेशन के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। HTML could only provide static web pages. HTML आपको क्या प्रोवाइड करता है? स्टेटिक वेब पेजेस। इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। Thus the demand of more interactivity created the need or new web programming language. Hence Netscape developed JavaScript. इसलिए किसने डेवलप किया? नेटस्केप ने जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया है। JavaScript is a scripting language that allows you to add programming aspects to your web pages. जावास्क्रिप्ट क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वो आप HTML में प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स जो है वो ऐड कर सकते हो उससे, जिससे आप वैलिडेशन कर सकते हो। A scripting language is a simple, lightweight programming language that does not contain the advanced programming functionalities of languages like C and Java. जो ये जावास्क्रिप्ट है वो जावा और सी जैसी नहीं है, ये लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। It is used in web pages to improve the design and validate the forms. Today, mostly all the web browsers like Mozilla, Firefox, Chrome, Safari, and Internet Explorer support JavaScript. Using JavaScript, a web page no longer remains static, but can include coding that allows interactivity with the user, control the browser, and dynamically create HTML content. तो सिंपल अगर आप सिर्फ HTML का यूज़ करोगे तो HTML का जो पेज है वो स्टैटिक रहेगा, लेकिन उस पेज के साथ आपने जावास्क्रिप्ट ऐड किया, उसमें उस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐड की और जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया, तो आपका जो पेज है वो स्टैटिक से कैसा हो जाएगा? डायनेमिक और यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा। हाउ टू राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड। अब HTML में जावास्क्रिप्ट कोड को आपको कैसे लिखना है? JavaScript code run from the within the HTML web page. वो HTML के जो वेब पेज है सिर्फ उसी में वो रन होगा। The JavaScript code is inserted into an HTML page. जो पेज है वहाँ पे आपको इंसर्ट करना है यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग। जो पूरी कोड है, स्क्रिप्टिंग कोड है, वो आपको स्क्रिप्ट स्टार्ट और स्क्रिप्ट एंड के बीच में लिखना है, ठीक है। जो ये स्क्रिप्ट स्टार्ट टैग है और ये स्क्रिप्ट एंड टैग है, जो डॉट डॉट है पूरा, उसके बीच में आपको पूरा कोड लिखना है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्या है वो? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों वहाँ पे डिफरेंट है। जावास्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी और हेड सेक्शन ऑफ द HTML पेज। आप बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हो और हेड सेक्शन में भी लिख सकते हो, बट जनरली इट इज़ प्रीफर्ड दैट द कोड बी प्लेस्ड इन द हेड टैग। लेकिन ये प्रीफर्ड किया जाता है कि आप जो कोड लिखो वो हेड टैग में लिखो। द स्क्रिप्ट टैग टेल्स द ब्राउजर टू इंटरप्रेट ऑल द टेक्स्ट बिटवीन द स्क्रिप्ट टैग एज अ स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कैन बी ग्रुप टुगेदर इन अ ब्लॉक। जो भी पूरा स्टेटमेंट है वो आप ब्लॉक में लिखोगे, ब्लॉक में लिखोगे यानी कि ग्रुप में लिखोगे, और वो जो ग्रुप है वो स्टार्ट विथ और एंड विथ कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। स्टार्ट किससे होगा? कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट ऑन कर्ली ब्रैकेट एंड, ठीक है। बीच में आप पूरा जो लिखोगे वो आपका बन गया ब्लॉक। सेव द फाइल एंड ओपन इट इन द ब्राउज़र। फिर आप कोड लिख के फाइल को सेव करना है और फिर ब्राउज़र में उसकी इफ़ेक्ट आप देख सकते हो। देखो ये कोड है, आपको अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो नोटपैड में लिख के, और फिर आप उसको सेव करके उसकी ब्राउज़र में उसको आपको ओपन करना है, ठीक है। HTML हेड, मेटा कंटेंट, HTTP इक्विपमेंट, कंटेंट टाइप जो क्या है वो है टाइटल JS1 जो है वो आपको टाइटल बार में दिखेगा ब्राउज़र के।
फिर स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई। स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो स्टूडेंट, ये जो है ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इससे क्या होगा, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, राइट मेथड का नेम है, हेलो स्टूडेंट एक स्ट्रिंग है, यानी कि ये ब्राउज़र में हेलो स्टूडेंट करके प्रिंट करके आएगा आउटपुट में। ठीक है, फिर देखो स्क्रिप्ट एंड, हेड एंड, बॉडी एंड, ठीक है, बी आर का मतलब होता है ब्रेक द लाइन, यानी कि वहाँ पे लाइन स्किप हो जाएगी। देन बॉडी ओवर एंड HTML ओवर, ये इसका आउटपुट है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हेलो स्टूडेंट लिखा हुआ है वो ये रहा है, यहाँ पे ये ब्राउज़र में दिखेगा आपको ऐसा आउटपुट। ठीक है, you can see that the inside script tag we have written a single statement document.write hello student। ये MCQ में आ सकता है, ऐसे एक क्वेश्चन में लिखा होगा इसमें से मेथड कौन सी है, तो आपको कहना है कि राइट जो है वो मेथड है। हियर राइट इज अ मेथड विच इज़ अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। वो किसका पार्ट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये उसकी मेथड हो गई। द स्ट्रिंग टू बी डिस्प्ले इन द पास्ट इज अ वेरिएबल टू द मेथड डॉक्यूमेंट डॉट राइट। द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑप्शनल इन जावा। ठीक है, यहाँ पे एक सेमीकोलन भी होता है, ठीक है, लास्ट में, जो कि वो ऑप्शनल है क्योंकि ये लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यही अगर स्टेटमेंट जावा में अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे सेमीकोलन कंपलसरी हो जाता, लेकिन यहाँ पे वो क्या है, ऑप्शनल है। द सेमीकोलन इज़ यूज्ड एज अ मार्क ऑफ सेपरेशन रादर देन द टर्मिनेशन। यहाँ पे सेमीकोलन का मतलब ये है कि आपका जो स्टेटमेंट है यहाँ से सेपरेट होता है। Thus, if you place each statement on a new line, then you need to put a semicolon. In our example, even if we remove the semicolon after the document write statement, the result would be same. अगर यहाँ पे आप semicolon लिखो या ना लिखो, आपका जो result है वो same रहेगा। However, putting a semicolon is a good programming practice. अब जावास्क्रिप्ट का कोड देखो, यहाँ पे कोड है किस तरीके से, दूसरा कोड दिया हुआ है। स्क्रिप्ट फंक्शन वैलिडेट फॉर्म, ये जो है फंक्शन, ये फंक्शन का नेम है, कीवर्ड है। फंक्शन जहाँ पे भी स्टार्ट होगा, मेथड स्टार्ट होगी, वहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना है। और जो ये वैलिडेट फॉर्म है, ये फॉर्म नेम है, ये आप कोई भी नेम दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अपने हिसाब से। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जिस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हो उस टाइप का नेम होना चाहिए। ये वेरिएबल है, इसके बारे में आगे पूरा डिस्क्रिप्शन में आएगा, अभी मैं बता रही हूँ। वेर जो है वो वेरिएबल है, ये एक्स वेरिएबल है, आप कोई भी नेम देख सकते हो, यहाँ पे XYZ कुछ भी नाम दे सकते हो। ये document.js2.any.value, डॉक्यूमेंट होगा, JS2 फॉर्म नेम है। ठीक है, आप जिस फॉर्म में काम कर रहे हो फॉर्म नेम है, ये एलिमेंट नेम है और ये उसकी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू को गेट करेगा और वो वेरिएबल एक्स में स्टोर करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इफ़ एक्स इक्वल टू नल और एक्स इक्वल टू ब्लैंक, अगर यहाँ पे जो कोड है वो खाली होगा, ठीक है, नल होगा या खाली होगा, तो एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले होगा, प्लीज़ एंटर द नेम document.js2.name.focus। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे कि मान लो ये नेम का टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे आपको नेम एंटर करना है। इस फॉर्म का नाम जो है वो है JS1। ठीक है, फॉर्म का नाम JS1 है और इस टेक्स्ट फील्ड का नाम है NAME। ठीक है, नाम है इसका। अब ये वेरिएबल क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्स डॉक्यूमेंट, ये एक पूरा डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर ये एक फॉर्म है JS1 या JS2। ठीक है, JS2। अब उसके अंदर एक फील्ड है, उसका नाम क्या है, नेम नाम है। और अब यहाँ पे जो आप एंटर करोगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू, मान लो यहाँ पे मैंने A एंटर किया, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे A एंटर करूँगी तो X के अंदर क्या स्टोर होगा, A स्टोर होगा। ठीक है, ये रन टाइम होता है। जैसे कि कोई यूज़र, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो,
ठीक है। वहाँ पे आपका नेम पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे आप अपना नेम एंटर करोगे। तो जैसे ही आप वो नेम को एंटर करते हो, वो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है सेम। ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा कि जहाँ आप कुछ फील्ड को एम्प्टी रख देते हो, ठीक है, तो वो लास्ट में फिर आप जब सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो आपको एक मैसेज दिखता है कि आपने ये फील्ड ओपन नहीं किया है, प्लीज़ फिल द एलिमेंट या फिल द फील्ड। ठीक है, जो जिस टाइप का जो भी है, क्या प्लीज़ एंटर द नेम, उस तरीके से। तो सेम वे यहाँ पे वही आपको ये उसके अंदर का एक प्रोग्राम दिखा रहा है, कोड दिखा रहा है कि वो काम कैसे होता है। ठीक है, तो वो होता है जावास्क्रिप्ट से। तो क्या हो गया, पहले नेम का नेम जो है वो हमने एक्स में स्टोर कर लिया। फिर दूसरा काम क्या हो रहा है, इफ़ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसमें हो रहा है ये कि एक्स जो है वेरिएबल वो चेक कर रहा है कि एक्स के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं। अगर उसको यहाँ पे लिखा हुआ कुछ मिल जाएगा तो ये पूरा यहाँ से सीधा उसका कंट्रोल बाहर निकल जाएगा और आप वो फॉर्म सबमिट करने देगा। लेकिन अगर यहाँ पे उसको ये ब्लैंक मिला, ये जो उसको ब्लैंक मिला बॉक्स, ठीक है, ब्लैंक मिला, तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, कि प्लीज़ एंटर द नेम। यहाँ पे एक अपने आप एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा, लिखा होगा यहाँ पे प्लीज़ एंटर द नेम। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो वापस कहाँ पे उसका फोकस कहाँ पे आ जाएगा, इस टेक्स्ट बॉक्स पे। ठीक है, मतलब कि वो बॉक्स खाली है, आपको वहाँ पे लिखना है। तो इस टाइप का वो कोड होता है। अब जैसे ही मैंने बोला था फंक्शन वैलिडेट फॉर्म, ठीक है, ये रहा जो पहला। तो अब उसके बारे में, अ फंक्शन also called routine is reusable block of code that perform a particular task। कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन का यूज होगा। इट इज़ डिफाइंड बाय द कीवर्ड फंक्शन। मैंने पहले ही बोला था, अगर आपको पता चले कि फंक्शन कौन सा है इसमें से, तो वो डिफाइन किया होगा फंक्शन कीवर्ड से। एंड ब्लॉक ऑफ कोड इज़ रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, और जो पूरा ब्लॉक होगा वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड सम इनबिल्ट फंक्शन सच एज अलर्ट। इनबिल्ट फंक्शन, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इनबिल्ट फंक्शन, यानी कि प्री डिफाइन, जो पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हुए जो फंक्शन है। तो यहाँ पे अलर्ट जो है वो कौन सा फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। आपने यूज़र ने नहीं बनाया है, ये पहले से बना हुआ है, और अलर्ट का काम है मैसेज शो करना। यहाँ पे देखो फंक्शन हेलो अलर्ट हेलो स्टूडेंट। जैसे ही फंक्शन हेलो रन होगा तो अपने आप आपको एक बॉक्स दिखेगा जिसमें लिखा हुआ होगा हेलो स्टूडेंट। वी कैन डिफाइन द फंक्शन इन द हेड और बॉडी सेक्शन ऑफ द HTML कोड। फंक्शन हम HTML के हेड और बॉडी दोनों में से कोई भी सेक्शन में दिखा सकते हैं या लिख सकते हैं। अ फंक्शन इज कॉल्ड बाय इट्स नेम। उसको कॉल करने के लिए उसका नेम चाहिए, यानी कि उसके नेम से आप उसको कॉल कर सकते हो। The use of return statement will stop the function from the executing and return the specified value। रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो आप उसका काम ये है कि आपका जो एग्जीक्यूटिंग चल रहा है, एक प्रोग्राम जो रन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो उसको स्टॉप कर देगा और उसके हिसाब से उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा, शायद ट्रू और या फॉल्स, वो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। अब दूसरा है इवेंट्स। JavaScript is useful in creating interactive web pages which respond to action performed by the user। अब प्रोग्राम किस हिसाब से चलता है, यूज़र जो भी काम करेगा वहाँ पे वो उसको रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अगर वहाँ आप फॉर्म कोई है, वहाँ पे आपको कुछ लिखने के लिए बोला है, तो जैसे ही आप कुछ क्लिक करते हो तब कुछ इफ़ेक्ट आपको दिखती है। कुछ लिखते हो, सबमिट बटन पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इफ़ेक्ट दिखती है। तो वो इफ़ेक्ट होती है, वो किससे होता है, इवेंट से होता है। The interaction between the user and the web page cause the browser or generate an event। ठीक है, वो क्या करेगा, इवेंट को जनरेट करेगा। इन अदर वर्ड्स व्हेन यूज़र डज समथिंग एन इवेंट टेक प्लेस। इन शॉर्ट वो क्या बोल रहा है कि यूज़र कुछ भी काम करेगा वेब पेज में, कुछ भी करेगा, जैसे कि माउस को हिलाएगा भी अगर, ठीक है, या फिर अगर कुछ क्लिक करेगा तो क्या होगा, इवेंट जनरेट होगी।
Where an event occurs, a specific JavaScript code is executed in response to given situation. This JavaScript code is known as event handler. ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए कोई कोड होगा. When an event occurs, a specific JavaScript code is executed. जैसे ही कोई इवेंट अगर होगी यानी कि जनरेट होगी, तो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए कोई कोड जनरेट होगा. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट उस कोड को क्या बोलती है? इवेंट हैंडलर. इवेंट हैंडलर नेम आर केप्ट द सेम एज नेम ऑफ द इवेंट. जो इवेंट का नेम होगा सेम एज इवेंट हैंडलर का नेम होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल द क्लिक इवेंट विल हैव एन इवेंट हैंडलर एज अ ऑन क्लिक. क्लिक इवेंट जो है, ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक इवेंट जनरेट होगी, तो उसको हैंडल करने के लिए इवेंट हैंडलर होगा ऑन क्लिक. लाइकवाइज सबमिट इवेंट विल हैव एन इवेंट हैंडलर एज अ ऑन सबमिट. जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो एक इवेंट क्रिएट होगी, जनरेट होगी, तो उसको हैंडल करने के लिए ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर होगा. अब ये पूरी सारी इवेंट है कि कौन से टाइप की इवेंट जनरेट हो सकती है. ठीक है, तो पहली जो है वो अबॉर्ट, लोडिंग ऑफ इमेज इज कैंसल्ड. अगर कोई इमेज लोड हो रही है और वो कैंसिल कर दो आप, तो अबॉर्ट इवेंट जनरेट होगी. ये जो पूरा टेबल है वो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है और इसको आपको एक बार रीड करना है क्योंकि इसमें से भी MCQ आते हैं. ब्लर एलिमेंट सच एज अ रेडियो बटन बिकम्स इनएक्टिव. रेडियो बटन जो है, ठीक है, जैसे कि मेल और फीमेल, तो इसमें से कोई आप इनएक्टिव करोगे तो वो ब्लर इवेंट जनरेट होगी. उसके बाद है क्लिक. यूज़र क्लिक ऑन अ फॉर्म एलिमेंट. कहीं पे भी अगर यूज़र फॉर्म पे क्लिक करेगा तो क्लिक इवेंट जनरेट होगी. नेक्स्ट है चेंज. वैल्यू ऑफ अ फॉर्म फील्ड इज चेंज बाय द यूज़र. अगर यूज़र जो है कोई फॉर्म की वैल्यू को चेंज करेगा देन चेंज इवेंट. एरर अकर्स ड्यूरिंग द लोडिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट और इमेज. जब आपका डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है या कोई इमेज लोड हो रही है तब एरर जनरेट होगी और उस जनरेट होने पर इवेंट जनरेट होगी. फोकस एलिमेंट सच एज अ बटन बिकम एक्टिव. यानी कि आपका फोकस वहाँ पे जाएगा, कर्सर जहाँ पे होता है, ठीक है, तो वो फोकस है इवेंट. लोड डॉक्यूमेंट और इमेज इज लोडेड. जब कोई डॉक्यूमेंट और इमेज लोड होगा तब लोड इवेंट जनरेट होगी. माउस आउट. माउस मूव ऑफ द एलिमेंट. अगर आप कोई भी एलिमेंट से माउस को हटाते हो, ठीक है, देन माउस आउट एंड माउस मूव्स ओवर द एलिमेंट. और कोई भी एलिमेंट पे आप माउस को वहाँ पे यूज़ करो, जैसे कि यहाँ वहाँ पे माउस को आप ओवर कर रहे हो, देन माउस ओवर एलिमेंट. फॉर्म फील्ड रीसेट. अब नेक्स्ट है रीसेट. फॉर्म फील्ड्स आर रीसेट टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू. बाय डिफ़ॉल्ट पूरा क्लियर हो जाए फॉर्म आपका, रीसेट आप कर दो तब रीसेट इवेंट जनरेट हो गई. नेक्स्ट यूज़र सिलेक्ट अ फॉर्म फील्ड. यूज़र कोई भी फॉर्म फील्ड को सिलेक्ट करेगा देन सिलेक्ट इवेंट. यूज़र सबमिट अ फॉर्म. जब यूज़र कोई भी फॉर्म को सबमिट करेगा देन सबमिट इवेंट जनरेट होगी. एंड अनलोड. जब यूज़र लीव द पेज. जब भी कोई यूज़र पेज को बंद कर देगा, लीव करेगा, देन अनलोड इवेंट जनरेट होगी. नेक्स्ट है वेरिएबल. वेरिएबल का काम होता है कुछ वैल्यू को स्टोर करना, स्टोरेज के लिए यूज़ होता है. अ वेरिएबल इज़ अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा. वेरिएबल क्या है? कंटेनर है. किस लिए? डेटा को स्टोर करने के लिए. द वेरिएबल आर केस सेंसिटिव. और वो केस सेंसिटिव है, यानी कि स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स बोथ आर डिफरेंट. द वेरिएबल कैन स्टोर नंबर, स्ट्रिंग और टेक्स्ट. आप कुछ भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, जैसे कि कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग यानी कि ABCD हेलो कुछ भी स्टोर कर सकते हो, और टेक्स्ट. वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग वेयर कीवर्ड. इम्पोर्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वेयर कीवर्ड का यूज़ है और वो स्मॉल वेयर होगा, स्मॉल VAR. इसमें कंफ्यूज हो सकते, कई कैपिटल V दे दिया होगा, पूरा कैपिटल VAR दे दिया होगा, या स्मॉल VAR दिया होगा, तो आपको चूज़ करना है स्मॉल VAR. यहाँ पे एग्जांपल है, देखो यहाँ वेयर x इक्वल टू 3 यानी कि x की वैल्यू हो गई 3. वेयर y इक्वल टू हेलो यानी कि y की वैल्यू हो गई हेलो. और z
हेलो स्टूडेंट, तो z की वैल्यू हो गई हेलो स्टूडेंट। तो आप प्रोग्राम में कहीं पे भी x अगर यूज़ करोगे तो x की वैल्यू वहाँ पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी और उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। उसके बाद है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ जो है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम का पूरा फ्लो चेंज कर सकता है। जैसे कि ट्रू और फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये कहीं और लेवल पे जाएगा, और फॉल्स हो गई तो कहीं और लेवल पे जाएगा, ठीक है। द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ इज़ यूज टू चेंज द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। द इफ स्टेटमेंट evaluates an expression to validate specific condition. इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन दी गई है, ठीक है, इफ़ द वो कंडीशन अगर ट्रू हो गई देन द प्रोग्राम एंटर इफ़ ब्लॉक, तो वो इफ़ ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा और कोड को एग्जीक्यूट करेगा एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इनसाइड इट। जो उसके अंदर एक स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो आगे एक स्टेटमेंट आया था document.js1.name.value, मैंने आपको बोला था कि फॉर्म के अंदर जो नेम है उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए पूरा एक स्टेटमेंट लिखना है जो कि वो एक्स में स्टोर हो रहा था, ठीक है। तो वो क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या है। समटाइम्स यू मे वॉन्ट टू यूज़ जावास्क्रिप्ट टू कंट्रोल द वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे वॉन्ट टू चेंज द वेब पेज और कंट्रोल द एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेजेस। To control the web browser window or the web page, we use the browser object model, ठीक है। क्या यूज़ करोगे आप, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि है BOM। All browsers are split into different parts or objects that can access using JavaScript. These parts are known as the browser object model or BOM। देखो यहाँ पे ये मॉडल दिया गया है। सबसे पार्ट होगा पहला विंडो। आप एक इमेज करो कि आपके सामने कंप्यूटर है और वहाँ पे विंडो है। विंडो का मतलब समझ में आता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने जो विंडो होती है वो। उसके बाद उसके अंदर फ्रेम, पेरेंट, सेल्फ, टॉप, ये उसके सब सेक्शन है। अब उसके बाद आ जाओ डॉक्यूमेंट। उसके बाद डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। उसके अंदर हिस्ट्री और लोकेशन। अब वेब ब्राउज़र जब आप ओपन करोगे तो डॉक्यूमेंट, हिस्ट्री एंड लोकेशन अलग अलग पार्ट होते हैं। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट के अंदर आता है लिंक, फॉर्म एंड एंकर। आप यूज़ करो यहाँ पे फॉर्म, ठीक है। तो आप ये देखो, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म। फॉर्म के अंदर अब जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फॉर्म के एलिमेंट्स थे, 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। उसमें से जो ये एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि रेडियो, टेक्स्ट एरिया, बटन, टेक्स्ट, चेक बॉक्स, पासवर्ड, रीसेट, ठीक है, सिलेक्ट एंड ऑप्शन, ये सारे क्या है, फॉर्म के एलिमेंट्स है। तो ये पूरी एक हायरार्ची है, याद रखनी है आपको। सबसे टॉप लेवल पे कौन सा है, विंडो, उसके बाद डॉक्यूमेंट, उसके बाद फॉर्म, और उसके बाद ये सारे उसके एलिमेंट्स। इट रिप्रेजेंट द हायरार्ची ऑफ द एंटायर ब्राउजर अलोंग विद द टूल बार, मेनू, स्टेटस बार, वेब पेज एंड मेनी मोर। We do not have to create an object in browser object model. They are created automatically. हमें इसको क्रिएट नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप क्रिएट हो जाता है। When the browser open the web page, जब भी ब्राउज़र कोई वेब पेज को ओपन करेगा तब ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। The top level object in browser object model is a window. Important point. सबसे टॉप लेवल कौन सा था, विंडो। उसके बाद था डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद फॉर्म, और फॉर्म के अंदर उसके एलिमेंट्स। विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द ब्राउजर विंडो और इंडिविजुअल फ्रेम विद इन द विंडो। इट क्रिएट्स ऑटोमेटिकली बाय द ब्राउजर। द विंडो ऑब्जेक्ट इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो क्या है, ग्लोबल, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट है। एज इट कंटेन ऑल द अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, विंडो ऑब्जेक्ट कंटेन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। The document object is the most important object in the browser object model. It is used to represent the web page display in the browser. All the elements of the web page like forms, image, links and others are contained within the document object. For example, the form object, which is used by JavaScript
to represent form created using the form element is within the document object। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, एक हायरार्ची डिस्प्ले हो रही है। सबसे पहले हम जो टॉप लेवल पे है वो है विंडो, उसके अंडर में आता है डॉक्यूमेंट, और उसके अंडर में आता है जो आप फॉर्म क्रिएट करे हो वो फॉर्म। उसके बाद है फोकस मेथड। फोकस यानी कि आपका जो कर्सर कहाँ पे है वो, ठीक है। इट इज़ यूज टू अप्लाई फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द फॉर्म। Thus, after the user get an alert message calling the focus method, the cursor will be placed inside the element and the particular element will be highlighted। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है, स्क्रिप्ट फंक्शन एक वैलिडेट फॉर्म। ठीक है, ये फंक्शन है, उसका नाम है वैलिडेट फॉर्म। एक्स वाई दो वेरिएबल है, एक्स के अंदर नेम स्टोर हो रहा है और वाई के अंदर पिन कोड स्टोर हो रहा है। ये कौन सा कोड कब स्टोर होगा, जब यूज़र कोई वैल्यू को एंटर करेगा तब। अब x के लिए चेक हो रहा है यहाँ पे x इक्वल टू नल, यानी कि अगर किसी ने नेम को ब्लैंक छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या होगा, एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले होगा, वहाँ पे लिखा होगा प्लीज़ एंटर द नेम, और आपका फोकस कहाँ चला जाएगा, उस नेम के अंदर, और रिटर्न फॉल्स करेगा, मतलब कि वहाँ पे वो स्टॉप कर देगा। उसके बाद y को चेक कर रहा है, y। अब पिन कोड किस लिए चेक होता है, 6 डिजिट नंबर के लिए। अगर 6 से ज़्यादा नंबर हुए तो क्या हो सकता है कि वो पिन कोड गलत हो सकता है। इफ़ y इक्वल ब्लैंक, अगर वो ब्लैंक हुआ फिर भी ये जो है दो पाइप आपको जैसे दिख रहे वो और है, और ऑपरेटर है। ठीक है, और ऑपरेटर, इसका मतलब ये है कि अगर इसमें से कोई भी कंडीशन उसको मिल गई तो वो एंटर करेगा इफ के अंदर। तो ये था ब्लैंक। अगर ब्लैंक है तो इज एन एन, एक इज एन एन फंक्शन है, नोट अ नंबर, ये आगे आएगा। ठीक है, अगर ये नंबर नहीं हुआ फिर भी ये एंटर करेगा। लेंथ, उसकी लेंथ चेक कर रहा है, अगर वो ग्रेटर देन 6 हुआ, ठीक है, तो भी वो गलत है, और लेस देन 6 हुआ तो भी वो गलत है। ठीक है, तो इसमें से अगर उसको कोई भी कंडीशन मिल जाती है तो वो अलर्ट में जाएगा और फोकस उसका पिन कोड में आएगा और वहाँ पे वो स्टेटमेंट को फॉल्स कर देगा। ये एक स्क्रिप्टिंग कोड है। ठीक है, इस टाइप का। अब मैंने आगे बोला था इज एन एन फंक्शन आया था। इज एन एन का मतलब होता है नोट अ नंबर, यानी कि जो भी ब्रैकेट में लिखा होगा, अगर वहाँ पे नंबर नहीं होगा वो स्टेटमेंट, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। इट इज़ अ न्यूमेरिकल बिल्ट इन फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन है। द फंक्शन इज एन एन वैल्यू डिटरमाइन वेदर द वैल्यू इज नॉट अ नंबर, वो चेक करेगा कि आपकी वैल्यू नॉट अ नंबर है कि नहीं है। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू इज नॉट अ नंबर एंड फॉल्स इफ द वैल्यू इज अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, इज एन एन ब्रैकेट में 1 2 3 लिखा है, उसका मतलब होता है कि वो फॉल्स है। ठीक है, इज एन एन हेलो, इसका मतलब होता है वो ट्रू है। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन आप क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, और ये फंक्शन जिसमें हेलो लिखा हुआ है वो अगर एग्जीक्यूट करोगे तो उसका आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। टू अप्लाई वैलिडेशन वी विल मेक सम सिंपल चेंजेस इन द फॉर्म दैट आर लिस्टेड बिलो। जेंडर एंड हॉबी फील्ड विल नॉट बी केप्ट इनिशियली सिलेक्टेड। इनिशियली यानी कि जब आप उसको रन करोगे पेज को, तब ये सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। एड्रेस फील्ड हैज़ नो इनिशियल टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं होना चाहिए वहाँ पे। सिटी फील्ड हैज़ एन ऑप्शन चूज द सिटी हुज वैल्यू इज -1। ऑल द अदर ऑप्शन इन द सिटी वैल्यू फील्ड लाइक अहमदाबाद, राजकोट, सूरत हैव वैल्यू 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। ये ड्रॉप डाउन मेनू के लिए। अगर ड्रॉप डाउन मेनू में आपने कुछ सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो नीचे उसकी वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू किस पे काम करती है, उसके बाय डिफ़ॉल्ट नंबर से। अगर उस बॉक्स में कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है तो उसकी वैल्यू होती है -1। टू मेक द अबव चेंजेस, ये जो चेंजेस है, ठीक है, सारे उसको करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ओपन द फॉर्म एंड सिलेक्ट द रिस्पेक्टिव फील्ड इन द फॉर्म। गो टू द फॉर्म एंड फॉर्म फील्ड, फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म फील्ड पे जाना है। दिस विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्पेक्टिव फील्ड एंड मेक द चेंजेस।
गो टू द फॉर्म एंड डिफाइन फॉर्म, ये स्टेप जो है वो आपको फॉर्म क्रिएट करेगा। अल्टरनेटिवली यू कैन राइट क्लिक इन द फॉर्म एंड सिलेक्ट द प्रॉपर्टी ऑप्शन, दिस विल ओपन द फॉर्म प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। ये फॉर्म प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स है जहाँ पे फॉर्म नेम, एक्शन यूआरएल और मेथड गेट एंड पोस्ट, ये फर्स्ट चैप्टर में आ गया है। ठीक है, वहाँ पे आपको एडवांस एडिट पे क्लिक करना है, ये वाला। ठीक है, क्लिक ऑन द एडवांस एडिट बटन, दिस विल ओपन एडवांस प्रॉपर्टी एडिट डायलॉग बॉक्स। सिलेक्ट द जावास्क्रिप्ट इवेंट टैब, उसको क्लिक करने के लिए उसको क्लिक करने के बाद जावास्क्रिप्ट इवेंट टैब पे क्लिक करना है। इन द एट्रीब्यूट ऑप्शन सिलेक्ट द ऑन सबमिट, यानी कि जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तब ये जनरेट होगा। एंड अंडर द टेक वैल्यू ऑप्शन राइट रिटर्न वैलिडेट फॉर्म, प्रेस ओके बटन, ये रहा। ठीक है, एडवांस प्रॉपर्टी में ऑन सबमिट, और आपको क्या लिखना है यहाँ पे, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। ठीक है, क्या लिखना है आपको यहाँ पे, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म, जो फॉर्म का नेम है वहाँ पे, उसकी एट्रीब्यूट है ऑन सबमिट, यानी कि जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तब ये इवेंट जनरेट होगी। ये उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, लास्ट में एक कोड है। ठीक है, इसका आउटपुट आपको दिखेगा बाद में। स्क्रिप्ट फंक्शन वैलिडेट फॉर्म, यहाँ पे वेरिएबल लिए गए हैं एक्स वाई जेड। एक्स जो है वो फर्स्ट नेम के लिए, वाई मिडल नेम के लिए, जेड एल नेम के लिए, और ये जे एक्स वाई जेड जे जो है वो है फॉर्म एड्रेस के लिए, एड्रेस के लिए ये लास्ट वाला जो है वो। उसके बाद इफ़ ये फर्स्ट जो है वो फर्स्ट नेम चेक करेगा कि अगर वो ब्लैंक होगा तो क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज ये हो जाने के बाद वो वाई को चेक करेगा, अगर वो भी ब्लैंक हुआ तो सेम अलर्ट मैसेज डिस्प्ले होगा और उसका फोकस जो है वो मिडल नेम में जाएगा, रिटर्न फॉल्स करेगा। इफ़ जेड, अगर जेड हो गया, ठीक है, जेड हो गया खाली ब्लैंक हो गया, तो लास्ट नेम के लिए था वो जेड, तो भी क्या होगा, अलर्ट करेगा लास्ट नेम प्रॉपरली एंटर, प्लीज़ एंटर लास्ट नेम प्रॉपरली। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर्म डॉट फॉर्म 1 एल नेम फोकस, यानी कि आपका जो फोकस है वो लास्ट नेम पे जाएगा एंड रिटर्न फॉल्स करेगा। उसके बाद आई चेक करेगा, अगर वो ब्लैंक हुआ, एड्रेस ब्लैंक हुआ तो अलर्ट डिस्प्ले करेगा। ठीक है, उसका फोकस कहाँ पे जाएगा, एड्रेस पे जाएगा एंड रिटर्न वो फॉल्स करेगा। उसके बाद जो है बटन के लिए चेक करेगा, रेडियो बटन के लिए। इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट जेंडर 0 डॉट चेक्ड फॉल्स, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जेंडर चेक कर रहा है 0, यानी कि आपको पता होगा रेडियो बटन का नेम सेम होना चाहिए। ठीक है, जब आप क्रिएट करते हो तब, तो नेम अगर वो डिफाइन अब कैसे होगा, तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो 0 से और जो दूसरी वैल्यू होगी वो 1 से। तो अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है, चेक फॉल्स है, ठीक है, एंड दूसरी भी क्या है, फॉल्स है, एंड का एंड यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है वो एंड ऑपरेटर है, यानी कि ये वैल्यू, ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन अगर मिल रही है तो ही वो ट्रू करेगा। अगर ये भी उसको खाली मिल रहा है और ये दूसरा जो ऑप्शन है, मान लो कि ये मेल का ऑप्शन है, ये फीमेल का ऑप्शन है, ठीक है, तो अगर ये मेल का ऑप्शन भी उसको नहीं मिला और फीमेल का भी नहीं मिला, देन वो यहाँ पे अंदर अलर्ट करेगा मेल और फीमेल, चूज मेल और फीमेल। ठीक है, उसके बाद है हॉबी 0, हॉबी 1, यानी कि हॉबी का लिस्ट दिया होगा, उसमें से आपने कोई भी हॉबी को चूज़ नहीं किया है। ठीक है, देन यहाँ पे अलर्ट एंटर करेगा। इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट ct वैल्यू -1, अगर आपने कोई भी वैल्यू ड्रॉप डाउन में से, ये ड्रॉप डाउन मेनू ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक लिस्ट ओपन होगा, यहाँ पे नेम लिखे हुए होंगे। ठीक है, तो इसमें से आपने अगर कोई भी नेम चूज़ नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये उस कंडीशन के लिए है। अगर यहाँ पे कोई भी नेम चूज़ नहीं किया तो आपको प्लीज़ प्रोवाइड योर सिटी, ये मैसेज दिखेगा। ठीक है, और फोकस आपका यहाँ पे आ जाएगा और स्क्रिप्ट ओवर। देखो ये सबसे पहला, अगर फर्स्ट नेम के बाद आपने मिडल नेम पे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा और डायरेक्ट ओके बटन, सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले होगा। दूसरा है ये, अगर आपने देखो जेंडर मेल और फीमेल, ये मेल
यहाँ पे मेल होगा और यहाँ पे फीमेल, उसके पीछे इस बॉक्स के पीछे फीमेल है। तो इन दोनों में से आपने कोई भी अगर चूज़ नहीं किया तो ये अलर्ट बॉक्स इस तरीके से डिस्प्ले होगा। और ये थर्ड स्क्रीनशॉट है। अगर हॉबी यहाँ पे सिंगिंग होगी, आप जो भी हॉबी यहाँ पे लिखी हुई होगी पीछे, अगर इसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुई है तो ये बॉक्स डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये पूरा रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म है। ठीक है, ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हॉबी, देखो ये सिलेक्टेड है। उसके बाद ये एड्रेस है, सिटी, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो नीचे उसका लिस्ट ओपन होता है। आपने जो जो नेम डाले होंगे वहाँ पे वो यहाँ पे शो करेगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे रीसेट, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे बाय डिफ़ॉल्ट ये जो भी वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट वही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे CSS और जावास्क्रिप्ट दो ऑप्शन थे। CSS स्टाइल के लिए यूज़ होता है, इफ़ेक्ट के लिए, और जावास्क्रिप्ट जो है वो फॉर्म वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है। थैंक यू।